हेलो हेलो। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें क्या? ध्यान सुनो। लास्ट क्लास में हमने बच्चों पढ़ लिया था आइसोमेरिज्म में होमोलोगस सीरीज। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज हम लोग पहले कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। आईयूपीएससी के अंदर कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। कंप्लीट नहीं हो पाया था वो लास्ट क्लास में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 2, इसके अलावा आईयूपीएससी के पीवाईक्यूज भी लेंगे हम। पहले यही लेंगे एक्चुअली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और कैलकुलेशन भी सीखेंगे, तो वो उसी में रहेगा आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए आंसर बोलिए फटाफट। क्या आंसर होगा? पक्का? क्योंकि देखिए इसने पूछा है कि मॉलिक्यूल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन निकालना में अच्छे से आता है। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका, इसका, इसका। क्या हमें ये बात पता है कि हाइब्रिडाइजेशन होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर? पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं क्या? पाई बॉन्ड को नहीं करते। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू अगर 4 है तो sp3, 3 है तो sp2, 2 है तो sp। तो यहां पर हमने देखा कि 3 ही सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। बाकी मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना। किसी को कोई डाउट? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ जी। मैसेटिल ऑक्साइड का नेम। अब क्या आपको मैंने मैसेटिल ऑक्साइड पढ़ाया है क्या? अभी तक नहीं पढ़ाया, जानबूझ करके नहीं पढ़ाया था। मैं ये आपको बताना चाहता था कि देखिए कुछ नाम अगर हमने नहीं पढ़े हैं या हमने नहीं बताए गए हैं या बताए गए हैं लेकिन हमें याद नहीं रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप डील नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। और मैंने आपको शुरू से ही बोला है कि अभी फिलहाल कॉमन नेम की ज्यादा टेंशन ना लें। जैसे मैं आपको कॉमन नेम इसका पहले स्ट्रक्चर बता दूं, ये होता है कि ये आप भी लिख लेना, मैसेटिल ऑक्साइड किसको बोलते हैं? इसको एक मिनट। दिस इज कॉल्ड एज मैसेटिल ऑक्साइड। मैसेटिल ऑक्साइड। क्लास से बाहर जाना है क्या आपको? आपको ही बोल रहा हूँ। और पीछे बैठे हुए आप दोनों को भी। मैं एक बार क्लास में एंटर हो जाऊं ना, फिर बात बात और ये चीजें बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब ये मत सोचो कि मैं उधर देख रहा हूं तो आपको बोलने के डांटने की जरूरत पड़े। मेरी क्लास में ये चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है ना। अभी बोल रहा हूँ, कुछ टाइम बाद एक दिन मूड खराब होगा, अपने आप लपेटे में आ जाओगे और सीधा क्लास से बाहर करता हूँ, वेस्ट होगी क्लास, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चों की आदत है, वो जब तक डांट नहीं खाएंगे या बाहर क्लास से आउट नहीं होंगे तब तक मानते नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप में से ऐसे बच्चे हैं, अभी तो पता नहीं मुझे, अभी तक तो डिसिप्लिन में ही हो। डिसिप्लिन में रहो। क्लास में एक बार एंटर हो गया मैं, ठीक है, तो मुझे पता नहीं आपकी क्लास कितने बजे छुट्टी है या आप क्या बात कर रहे हो, कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। क्लास में डिस्टरबेंस बिल्कुल मत किया करो, है ना। चलिए आंसर बताइए बच्चों। पक्का? आंसर बनाना आसान है क्या? देखो आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा पेंट 3 इन। पहले तो 3 4 मिथाइल लिख दोगे, 4 मिथाइल पेंट 3 इन और 2 ऑन। पक्का? तो यहां पर पेंट 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। क्या पेंटीन का लास्ट ई हटा दिया जाएगा क्योंकि ये वोवल है? आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
In the following molecule, the hybridization of carbon A, B, C respectively are. ए कितने बच्चों का आंसर है? ए, बी, सी, डी। ठीक है, ध्यान रखना तुक्के में आंसर नहीं लगाना है, और जब तक आंसर नहीं बोलना है भीड़ के दबाव में ना है, आप अपना आंसर निकालें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी बच्चों के आंसर ए आ रहे हैं तो आप भी जबरदस्ती ए आंसर हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप तब तक सॉल्व करते रहें जब तक आपके पास टाइम है, ठीक है, और आंसर तभी दें जब तक आप फुली कॉन्फिडेंट ना हो जाए, ठीक है। तो क्या आंसर ए हो जाएगा? ठीक, तो क्योंकि बच्चों ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। ये वाला क्योंकि यहां पर देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, 3 तो हाइड्रोजन के, 1 कार्बन के, जबकि यहाँ एक पाई बॉन्ड आ गया, और यहां भी देखो एक पाई बॉन्ड आ गया। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 sp2 sp2। तो आंसर हो गया sp3 sp2 sp2 रिस्पेक्टिवली। सिंपल है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये जेई मेन का क्वेश्चन नहीं है, जेई एडवांस का है, ठीक है। जेई एडवांस 2020 21। The which one of the following structure has the IUPAC name 3-ethinyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-ionoic acid? अब देखो मैंने आपको एक बात बोली थी ना, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। कुछ कंपाउंड की तो मैंने कहा था आप रफ कॉपी में स्ट्रक्चर लिखकर उसके नाम बनाया करो। फिर मैंने दूसरी बात आपको यह भी बोली थी कि कुछ के नाम लिख लिया करो और नाम से स्ट्रक्चर सोचा करो, ठीक है। ए कितने बच्चों का आंसर है? ए, बी, सी। अपना आंसर जो है उसमें ऐसे मत सोचा करो मेरा गलत है, मैं अकेला ही हूं। आप अपने आंसर पे टिके रहो और तब तक मत बोलो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। सी, डी, डी। 5-10 सेकंड और चाहिए, सॉल्व कर लो। चलो मतलब जो ट्राई किया करो ऐसे क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व करने की, कि भाई यहाँ क्या लिखा है उसको रफ कॉपी में या आपकी कॉपी में सॉल्व करके देखो क्या होना चाहिए। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि नेम दिया है और स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप वर्ड रूट ढूंढो। सबसे पहले क्या ढूंढो? वर्ड रूट। क्या इस कंपाउंड में हेक्स आपका दिख रहा है? वर्ड रूट वो होता है जो 1 डिग्री सफिक्स से पहले आता है, तो ये है वर्ड रूट। और लास्ट में ये देखो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड। तो सबसे पहले आप हेक्स का मतलब है 6 कार्बन बना लो। देखो मैं आपको सिखाता हूं। आपने क्या किया बच्चों, यहां पर 6 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 6 बना लिए। अब आप क्या बताओ, हेक्स पर 3 इन है। मान लो मैं यहां पर नंबरिंग कर रहा हूं, तो बताओ इन कहां पर है? 3 पर, यानी 3 और 4 पर डबल बॉन्ड आएगा। लोवेस्ट नंबर पर डबल बॉन्ड लिखते ना, 3 4 पे, मतलब 3 पर आप और 4 के बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे तभी 3 इन बोलोगे। 5 आइन, क्या 5 पर आइन मतलब क्या मैं 5 पर ट्रिपल बॉन्ड लिख दूं? बोलो। 5 पर आइन, 3 पर इन। अब आगे बोल रहा है ओइक एसिड, मतलब क्या यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा? पक्का। अब आगे सोचो, इसके 3 पर इथाइनाइल ग्रुप है, क्या मैंने विनाइल या इथाइनाइल ग्रुप आपको सिखाया था? क्या होता था? CH डबल बॉन्ड। अच्छा इथिनाइल नहीं है, इथाइनाइल। इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या यहां पर हम लगा दें C ट्रिपल बॉन्ड CH? बोलो यार। तो ये बन गया 3 इथाइनाइल। फिर उसके बाद बोला 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर क्या लगा दें? OH। आप मुझे बताओ 4 पर क्या लगा दिया? मिथाइल। बोलो सही है क्या? तो ये तो आपकी तरफ से देखो, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इतना आसानी से हल्के फुल्के में नहीं होना चाहिए। मेंस के क्वेश्चन को हमने 5 सेकंड में कर दिया था, 10 सेकंड में कर दिया था, इसको भी सर उतने में करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है भाई,
तो इट विल टेक टाइम, तो टाइम दो उसको, रिस्पेक्ट देते हो। जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमेशा रिस्पेक्ट दें, और रिस्पेक्ट आप क्वेश्चन को टाइम देकर और सोच कर ही दे सकते हैं। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, बार बार कह रहा हूं 2 बार पढ़ें, और उसको सबसे पहले रॉ स्ट्रक्चर अपनी तरफ से प्रिपेयर कर लें ताकि कोई करेक्शन होने के चांसेस ना हो, क्योंकि सीधा ही मिलाने लगोगे मतलब आप हिट एंड ट्रायल शुरू कर चुके हो। तो शुरू में हिट एंड ट्रायल से बचें, क्योंकि एकदम से आप हिट एंड ट्रायल करते हैं तो कई बार ऑप्शन में वो आपको जैसे ट्रैप करना चाहता है, आप ट्रैप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कभी भी एकदम से हिट एंड ट्रायल ना करें, पहले अपनी तरफ से कुछ कंसेप्ट क्रिएट करें 5 10 15 सेकंड तक कि यार क्या होना चाहिए, रॉ स्ट्रक्चर बना लें कम से कम। तो इससे क्या होता है, आपका तरह से मुझे पता है कि इस स्ट्रक्चर को आपको इससे मैच कराने में टाइम लगेगा, लेकिन इससे आंसर परफेक्ट आएगा। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास 6 कार्बन है और 6 में से मैं ये बोल सकता हूं 3 पर डबल बॉन्ड और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड। क्या मैं यहां पर जब बच्चों नंबरिंग करूंगा, मान लीजिए मैंने यहां पर नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, तो क्या यहां पर 2 पर तो हाइड्रोक्सी ठीक है, 3 पर डबल बॉन्ड 5 पर ट्रिपल बॉन्ड भी ठीक है, लेकिन इथाइनाइल ग्रुप 4 पर चला गया, जबकि मुझे कहां पर चाहिए था, कहां पर चाहिए था 3 पर। ये देखो 3 पर इथाइनाइल, जबकि यहां पर किस पे 4 पर। बी ऑप्शन में देखता हूं, यहां देखो 1 2 3 4 5 6, क्या इथाइनाइल 3 पर आ गया, क्या डबल बॉन्ड 3 पर आ गया, क्या ट्रिपल बॉन्ड 5 पर आ गया, क्या इथाइल ग्रुप कहां से बीच में आ गया, इथाइल तो कहीं नाम ही नहीं लिखा है। समझ रहे हो। दूसरी बात, हो सकता है कि कई बच्चे इसको प्रोनाउंसिएट करते समय इथाइनाइल ना पढ़ के इथाइल पढ़ लें, जल्दबाजी में कई बार बच्चा इसको इथाइनाइल की जगह 3 इथाइल मान लेता है, तो ऐसे बच्चों को ट्रैप करने के लिए भी ऑप्शन रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप क्या अपना स्ट्रक्चर बनाओगे तो थोड़ा क्लैरिटी आने लगेगी। आप में से कोई बच्चा था कि जिसने इसको जल्दबाजी में इथाइल पढ़ लिया था? देखो है ना 2 4 बच्चे, ये होती ही गड़बड़ है ना। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसी गड़बड़ हमें नहीं करनी है। दूसरी बात बच्चों, यहां पर ये तो ऑप्शन नहीं रहा, ये भी ऑप्शन नहीं रहा। अब इस ऑप्शन को देखो, 1 2 3 4 5 6, बताओ क्या 3 पर डबल बॉन्ड 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहां भी 4 इथाइनाइल आ गया, तो 4 इथाइनाइल तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो अब बचा है केवल डी। लेकिन फिर भी एकदम से ये नहीं कि ये कट गए तो अब यही बचा, ऐसे नहीं। बार बार कह रहा हूं बच्चों, आप क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना सीखें। आप में से कई बच्चे क्या होते हैं, एकदम से आगे बढ़ जाते हैं टिक कर करके। इससे क्या होता है, टाइम बचाना है, नो डाउट बचाना है, स्पीड बढ़ानी है, लेकिन अननेसेसरी स्पीड नहीं बढ़ानी। ऐसी स्पीड किसी काम की नहीं जिसमें ब्रेक ना हो। आप कार दौड़ा रहे हो 200 की स्पीड से, ब्रेक लग ही नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो आपका स्टीयरिंग घूम ही नहीं पा रहा है। तो कोई भी, जब हम ड्राइविंग मोड पर होते हैं तो कंट्रोलिंग पूरी हाथ में होनी चाहिए, तो स्पीड उतनी ही लेकर जाए। तो आप यहां पर देखिए, पहले कंफर्म करिए 1 2 3। अब देखो 3 के बाद में 4 5 इधर भी जा सकता हूं और मैं नीचे भी जा सकता हूं। जब मुझे एक पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड छोड़ना ही है तो मैं बड़ी चेन लेकर छोड़ूंगा ना भाई। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड में से किसी एक को ही काउंट करना है, क्योंकि या तो ऊपर चले जाओ या इधर आ जाओ, तो मैं उस तरफ जाऊंगा जहां लॉन्गेस्ट चेन मिले, यस और नॉट। तो मुझे बताओ, क्या मैं नीचे चला जाऊं? अब आपको दिख रहा है, ये तो है मेन फंक्शनल ग्रुप, ये है लोकेंट, तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया, 3 इथाइनाइल हो गया, और ये 4 मिथाइल हो गया। अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसको हमने अरेंज कर ही रखा है, ऑलरेडी नाम वाले ने दिया ही है। बताओ क्या 3 पर डबल बॉन्ड और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड, आंसर डी आ गया। तो एडवांस का क्वेश्चन एडवांस लायक लग रहा है, नहीं लग रहा? आपको मेंस के लेवल में और एडवांस के लेवल में अंतर दिख रहा है, लेकिन क्या हमने इससे भी टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए? इसलिए डोंट वरी, आप बस क्वेश्चन को तरीके से सोचें। कोई बच्चा हमें मुझसे बाहर बोल रहा था, सर 1 घंटे में कितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन कर लेने चाहिए? मैंने कहा बेटा ऐसे कभी मत सोचना कितने, अगर क्वेश्चन इजी होंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत टफ है तो हो सकता है 30 40 50 या 20 ही हो पाए। तो क्वेश्चन का अलग अलग लेवल होता है ना। तो आप ऐसे मत सोचो, क्वेश्चन को टाइम खुद दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो लगने दो, बट हाँ 2 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं खींचेगा, अगर कितना भी लेंदी से लेंदी हो तो 2 3 मिनट की रेंज में हो ही जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए 10 10 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर छोड़ दो उसको, 2 बार ट्राई करके फिर इग्नोर कर दो, फिर क्लास में आके टीचर से पूछो, है ना। इनफाइनाइट टाइम नहीं लगना है, ऐसा नहीं लगना कि मेरे को 10 मिनट तक यही क्वेश्चन को लेके बैठा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे बढ़ो। ऐसे कंपाउंड में जब भी स्ट्रक्चर दिया हो बच्चों, सबसे पहले स्ट्रक्चर आप अपना बना के रख लिया करो, ताकि आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के नंबरिंग शुरू कर दें, क्योंकि स्क्रीन पर तो कर नहीं पाएंगे आप एग्जामिनेशन हॉल में। आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, रफ कॉपी तो मिलेगी ना, रफ पेज, तो आप उसमें नंबर इस तरह से लिख कर देख लें।
ये आया था 2019 मेन 12 अप्रैल। क्या आंसर आ रहा है? कितने बच्चों का डी आ रहा है? ए, बी, सी। ठीक है, देख लेते हैं। ध्यान से देखो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आपसे कोई कुछ बोलता है कि इसको काउंट करो, तो बताओ इसमें कितने कार्बन और कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन और एक मल्टीपल बॉन्ड। अगर मैं इस वाले की तरफ जाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन और दो एक मल्टीपल बॉन्ड। लेकिन यहां से यहां जाता हूं तो 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन और दो मल्टीपल बॉन्ड। वैसे मुझे इतनी बातें समझाने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सी बात है, कार्बन एटम तो सोचेंगे ही नहीं, पहले मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स लेते हैं। आपको मैंने बताया था चेन सेलेक्ट करते समय सबसे पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ध्यान दें, फिर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स पर ध्यान दें, वो कहां से कहां आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो यहां से यहीं आएंगे, इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों दे ध्यान किस पर? मैक्सिमम कार्बन पर, फिर मैक्सिमम कार्बन, और फिर मैक्सिमम कार्बन के बाद ध्यान दें मैक्सिमम लोकेंट्स पर। बोल दो सही है क्या? पक्का? अब यहां से नंबरिंग आप करना स्टार्ट करें। बताइए, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो एल्कीन को 1 नंबर मिल रहा है, उधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो एल्काइन को 1 नंबर मिल रहा है। मैंने आपको एक प्राइमरी रूल बताया था कि जो पहले आएगा वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, और अगर टाई हो जाएगा तो एल्कीन जीत जाएगी। क्या दोनों ही में टाई होता हुआ दिख रहा है? तो क्या एल्कीन को प्रायोरिटी दे देंगे? क्या लोकेंट की तो बात मैंने सोची ही नहीं, क्योंकि लोकेंट की सोचना है क्या है, एल्कीन की प्रायोरिटी एल्काइन पर है, तो लोकेंट से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि लोकेंट का तो मतलब तब आता है जब एल्कीन एल्काइन में टाई हो जाने के बाद दोनों में, मतलब दोनों ही तरफ एल्कीन होती है वो तो। अभी तो एल्कीन एल्काइन में डिसाइड हो गया कि एल्कीन प्रायोरिटी पर है, इन हैव प्रायोरिटी ओवर आइन इफ टाई। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताओ ये क्या दिख रहा है? प्रोपाइल। ये क्या दिख रहा है? मिथाइल। ये क्या दिख रहा है? मिथाइल। तो क्या मैं बोल सकता हूं 3,5 तो डाई मिथाइल है, और ये 4 प्रोपाइल है। एम पहले आएगा या पी? LMNOP, तो यानी एम पहले आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा? 3,5 डाई मिथाइल, 4 प्रोपाइल। अच्छा, डाई ट्राई टेट्रा कंसिडर करेंगे नहीं। फिर उसके बाद हैव टू 1 इन 6 आइन। क्या यहां पर ई हटा देंगे? क्योंकि जब इन और आइन एक साथ आते हैं तो ई इनाइन बोलने के कारण हम इसको हटा देते हैं। बोलिए नेक्स्ट। जेई मेन, इसमें ध्यान रखना, ये 4 नहीं, इसमें ये 1 नहीं है ना, ये 1 नहीं है ना, इसको इग्नोर करो, करेक्शन है मतलब वो। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लिया करो कॉपी पे। सी, देखो बिल्कुल ठीक आंसर है। आप खुद मुझे बताओ, क्या लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर से नंबरिंग करेंगे? क्योंकि बच्चों आपको खुद को दिख रहा है कि यहां से नंबर क्या मिल रहा है? 1 2 4। अगर उधर से नंबरिंग करोगे तो 1 3 4 मिलेगा। बताओ 1 2 4 सही है या 1 3 4? पिछली क्लास में भी देखा था आपने, देखा था ना? अच्छा, इसके बाद इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में, क्लोरो पहले आएगा तो 2 क्लोरो, फिर मिथाइल LMN, तो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो, और बेंजीन, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। यस और नॉट? पक्का? चलो इसको सॉल्व करो। क्या? अच्छा अच्छा, कितने किया? अच्छा, आंसर इन्होंने लगवाए होंगे। अच्छा फिर ठीक है, आपने जो आंसर बोले होंगे मेजोरिटी से।
यहां तो अपन ने कर लिया था ना। चलो इस वाले को देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। क्या इस कंपाउंड में इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5। तो आपका ये तो सीनियर है, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर हमने बोला आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या बच्चों यहां से पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी? क्योंकि ऑब्वियस बात है, लोकेंट और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी कौन? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं हम लोकेंट से। लोकेंट प्रायोरिटी नहीं होता है, तो इधर नंबर 2 मत दे देना, इधर से देंगे, क्योंकि देखो उसका एक ऑप्शन भी मिला हुआ है अगर आप इधर से दोगे तो 2 ब्रोमो, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है। नंबरिंग इधर से होगी कि मल्टी, ऑब्वियसली पता ही होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि क्लास में कितनी बार प्रैक्टिस कर ली हमने, तो हम बोलेंगे यहाँ तो आ रहा है 4 ब्रोमो 3 मिथाइल और पेंट 2इन, ये आ जाएगा। किसी को डाउट? अगले क्वेश्चन को देखो। क्या बच्चों इसमें हम बोल रहे हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है। आपको याद हो तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ भी है, उसमें मैंने यहां पर एल्डिहाइड दिया था और मैंने कहा था देखो आप 1 नंबर तो इसको दोगे क्योंकि पेरेंट चेन से सीनियर फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा है वहीं पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद 2 आप नीचे की तरफ जाओगे या 3 OH को दोगे। एक बार जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो वो लोकेंट की तरह ही बिहेव करेगा, तो ऐसा नहीं कि आप अल्कोहल को काउंट करने के लिए ऊपर चले जाएं। भाई ये सीनियर है तो अब ये भी लोकेंट है, ये भी लोकेंट है, तो जो पहले आ जाएगा उधर से नंबरिंग होगी। तो किधर से पहले आ रहा है ये? ब्रोमीन, बोलो सही है। फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी और फिर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। आपको याद है मैंने कार्ब सफिक्स बताए थे आपको, अगर रिंग से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो कार्ब सफिक्स यूज करेंगे, याद आ गया? तो देखो इसका आंसर बन जाएगा 4 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, जो कि ज्यादा बेटर नाम होता, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, लेकिन इसने यूज ही नहीं किया, इसने बोला बेंजोनाइट्राइल, तो वो कॉमन नेम है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया, बोला कि इसका कॉमन नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। आपको याद है ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था। मैंने कहा था आपको कि आईयूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि दोनों नाम लिखे हुए हैं, बेंजोइल क्लोराइड भी लिखा हुआ है और बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी लिखा हुआ है, कार्ब सफिक्स को क्या प्रेफरेंस मिलेगी? तो ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन सिंगल चॉइस में आप हमेशा बेस्ट आंसर सिलेक्ट करते हैं। तो बेस्ट आंसर बेंजोइल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, इसलिए बेस्ट आंसर ये लगाओगे। अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता तो दोनों सही होते। लिखवाया था मैंने इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड C6H5। आगे वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये छोड़ दो, अभी छोड़ दो, ये ना इनॉलिक फॉर्म अभी अपन आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ 2 कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, ये भी फिलहाल छोड़ दो, अभी अपन इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आईयूपीएसी से रिलेटेड PYQs कर रहे हैं। क्या बच्चों इस कंपाउंड का नाम जब आप लिखोगे तो आप देख रहे हो यहाँ कार्बन पर 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो क्या लोकेंट की प्रायोरिटी मिलेगी या डबल बॉन्ड की? डबल बॉन्ड की, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1इन, सही है। आगे क्वेश्चन देखो, इस कंपाउंड को बोला इथेनॉल का आइसोमर कौन होगा, बताओ आइसोमर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यहां पर बच्चों इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है? तो हम बोलेंगे ये तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है इसलिए आइसोमर होगा। ये क्यों नहीं होगा? इसका डीबी कितना आ रहा है? 1, जबकि इसका डीबी कितना, इसमें तो कार्बन ही कम है, और वैसे भी इसमें कार्बन 3 है, उसमें कितने 2, इथेनॉल में कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है 3, तो नहीं हो पाएगा। डाई मिथाइल ईथर में भी कार्बन कितने हो जाएंगे, डाई इथाइल ईथर 4, तो ये भी नहीं हो पाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, केवल डी। आगे बढ़ो, अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है इसका आईयूपी, इससे इजी क्वेश्चन हो सकते हैं क्या? 1 2 3 4 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1इन, बोलो बच्चों सही है। आगे बढ़ जाऊं फटाफट। आगे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई इथाइल ईथर, बताओ भाई डाई इथाइल ईथर में क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर O और यहां 2 कार्बन, तो क्या डाई इथाइल ईथर बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं? अच्छा सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक, बताओ किसका मतलब क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए? तो बोल रहा है इसका
इसमें 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है और डीबी कितना आ रहा है 0। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ रही 0, बिकॉज नो पाई बॉन्ड नो रिंग, डीबी 0 होगा। बताओ इसमें क्या डीबी वैल्यू 0 आ रही है? बिल्कुल। ब्यूटेन 1 ऑल में भी 0 आ रही है, इसमें भी 0 आ रही है, लेकिन ब्यूटेन नॉन में कितनी आ रही है? अगर आपको बताया था मैंने डीबी वैल्यू मैच नहीं करती है। हाँ 4 कार्बन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, लेकिन डीबी वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकाल के देख लो, C4H10O आ रहा होगा, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देख लो, C4H8O आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि डीबी एक बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। बोलो, बताया था ना, एक डीबी बढ़ता है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो हम या तो ऐसे कर लो या फिर हाइड्रोजन काउंट कर लो, पर हमने हाइड्रोजन की जगह डीबी यूज करना सीखे, क्योंकि बड़े कंपाउंड में हाइड्रोजन काउंट करने में बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए डीबी का यूज करना प्रॉपर सीखें। सही है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में बोला आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो इस कंपाउंड का आंसर, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, आपने आंसर सी तो दिया है, लेकिन इसका आंसर बच्चों 4-क्लोरोटोलुइन भी होगा। क्योंकि देखो एक तो तरीका है कि मैं इस पूरे कंपाउंड को टोलुइन मान लूं, बताया था मैंने आपको, और टोलुइन मान लिया तो मैंने इसको फिर पेरेंट कंपाउंड मान लिया है। क्या मान लिया है? पेरेंट कंपाउंड। तो फिर नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, तो क्या बन जाएगा 4-क्लोरोटोलुइन, ये बन गया, लेकिन ये कॉमन नेम है। अब मान लो आप बोलते हो नहीं सर मैं तो दोनों को ही लोकेंट मानना चाह रहा हूं, तो फिर अब आपका लोकेंट ये मिथाइल है और ये क्लोरीन है। तो बताओ क्लोरीन और मिथाइल में पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है? तो क्या 1 नंबर यहां से देना पड़ेगा? तो क्या बन जाएगा 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। मल्टीपल करेक्ट है ना, लिखा है ना देखो ब्रैकेट में नेम्स, मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। बोलो यार। अच्छा ए क्यों सही नहीं है? क्योंकि मिथाइल और क्लोरो अगर एक साथ लिखोगे तो इट शुड बी फर्स्ट, क्योंकि सी पहले आएगा एम से। डी क्यों गलत है? 1-मिथाइल-4-क्लोरो। बताओ क्या बच्चों, वही प्रॉब्लम हो गई, 4-क्लोरो नंबरिंग ही गलत कर दी। बताओ 1-मिथाइल और 4-क्लोरीन में एक नंबर किसको दोगे? इधर थोड़ी नंबर दोगे, तो यहां तो नंबरिंग भी गलत है और अल्फाबेटिक ऑर्डर भी गलत है, तो इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। इसलिए आंसर क्या आएगा? AC, सॉरी BC, हाँ BC। आ रहा है क्या यहां तक समझ में? यहां तक कोई डाउट? हाँ तो क्या हो गया, IUPAC नेम भी तो कॉमन ने एक्सेप्ट किए हुए। कॉमन नेम जो होते हैं ना, हमेशा याद रखो मल्टीपल चॉइस में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो कॉमन नेम को भी सही माना जाता है, क्योंकि IUPAC ने बोल दिया है कि भाई जो जो कॉमन नेम है हम सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉमन नेम होने चाहिए उनके। लेकिन वो कॉमन नेम क्या कहलाएंगे? आपके एक्सेप्टेड नेम। और IUPAC ने जो रूल से जो नाम बनाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक नेम। बताओ क्या मैंने लिखवाया था आपको, सिस्टमेटिक नेम को प्रेफरेंस मिलती है कॉमन नेम पर। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कौन सा सही नाम है और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं दोनों को सही मानूंगा, है ना बेटा। जैसे फिनॉल भी बोलते हैं, बेंजीनॉल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपने बोला था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जेईई एडवांस का बच्चों, इसने बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। अब कुछ बच्चे तो इसमें क्या गड़बड़ करते हैं कि वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये इसका आइसोमर है या नहीं है, वो ये नहीं पूछ रहा, बोल रहा है करेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब इसके अलग अलग आइसोमर्स ने दिए हैं और यहाँ उसके कॉमन नेम और यहाँ उसके IUPAC नेम दिए हैं, तो किससे वो मैच हो रहा है। बताओ क्या टर्शरी ब्यूटाइल को मैं आपको बता चुका हूँ वो ये दिखता है, और यहाँ OH लगा दूं, तो आप मुझे बताइए क्या इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहां से 1 2 3 ऐसे लिखेंगे? बोलो तो क्या बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, तो ये तो सही है। क्या टर्शरी ब्यूटाइल का बच्चों ये नाम हो सकता है क्या? अगर ये बोल रहा है 1,1-डाइमिथाइल इथेनॉल, इसका मतलब उसने इसको पेरेंट चेन मान लिया है। अगर इसको पेरेंट चेन मान लिया तो 1,1-डाइमिथाइल इथेन 1-ऑल। बताओ इसमें क्यों ये नाम गलत है? पहले नंबरिंग करते हैं या पहले चेन सेलेक्ट करते हैं?
बच्चों आप खुद सोचो ना, आपने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप को एक नंबर देने के चक्कर में पहला रूल भूल गए। नंबरिंग बाद में होती है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होती है, तो 2 की क्यों लोगे, 3 की लोगे ना, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये गलत नाम है, क्यों, क्योंकि उसमें चेन सिलेक्शन इज रॉन्ग, रॉन्ग टीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट की गई है ना, तो ये गलत हो गया। तो 1 1 कभी भी बीच में से नंबरिंग नहीं करोगे। कितने बच्चों ने ऐसी गलती की, ऑनेस्टली हाथ खड़ा करें, 1 2 3, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। चलो अगला बोलो, एन ब्यूटेनॉल, मैंने आपको बताया था एन ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है। अब इस पर OH लगा दे तो ये बन जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। तो क्या ये सही नाम नहीं था क्या। इसी तरह से आइसो ब्यूटाइल ग्रुप मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ये होता है, यहां वैलेंसी फ्री कर दी, OH लगा दिया, क्या नाम बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये भी सही दिया हुआ है, बोलो बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा, नहीं है। और चारों देख लो, चारों के चारों आइसोमर है C4H10 ओके, है या नहीं है, क्योंकि सबका डीबी देखो, इसका भी डीबी वैल्यू कितना आ रहा है, 0, और इन सबका भी डीबी वैल्यू देख लो 0 आ रहा है। आगे बढ़ो, इस वाले कंपाउंड का IUPAC नेम बताएं। देखो 1 2 3, इथाइल में कितने कार्बन होते हैं, तो 4 5, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो देखो 3 पर मिथाइल है, N पर मिथाइल है और N पर मिथाइल है, यानी टोटल मैं बोल सकता हूं N, N, 3, या ऐसे ही बोल सकते हैं 3, N, N। और कितने मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन 3 एमाइन। बताओ क्या बच्चों 3 पर अमाइन दिख रहा है, पक्का। अब देखो पहले का जेई टफ क्यों माना जाता था, क्योंकि सब्जेक्टिव होता था। ऑप्शंस में तो क्या होता है, ऑप्शन दिख जाते हैं, तो आंसर पता है, इनमें से ही ढूंढना है। अब इसमें तो सब कुछ आपको दिमाग लगाना है, इसलिए पहले का जेई ज्यादा टफ होता था, सब्जेक्टिव पेपर में लेवल बढ़ जाता है ना। दूसरी बात, आपने यहां पर एन एन क्यों लिखा, क्योंकि ये जैसे 3 पर मिथाइल है, अब इस पर मिथाइल है, कैसे पता लगा, ये एन से अटैच्ड है, तो इस पे तो लिख दिया हमने 3 मिथाइल, और इस पर लिख दिया हमने एन मिथाइल, मतलब ये एन पोजीशन को डिनोट कर रहा है मिथाइल की, ठीक है। आगे बढ़ो, इस कंपाउंड को, बड़ा टाइम हो रहा है क्लास को, थोड़ा फास्ट ले लें दो ना। इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताओ। अरे सिंपल है भाई, यहां से नंबरिंग कर लो ना, लॉन्गेस्ट चेन यही आ रहा है, और नंबरिंग इधर से क्यों करोगे, क्योंकि पास में लोकेंट आ रहा है, लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर, तो क्या नाम बन जाएगा, 5,6 डाई इथाइल, क्या ये इथाइल ग्रुप है, और फिर 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 10, तो डेकेन, ये 3 है, 3, ठीक है, बोलो आसान है, पक्का। चलो आगे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करें आगे। लास्ट क्लास में बच्चों हमने होमोलोगस कंपाउंड पढ़ लिए थे, क्या पढ़ लिए थे, होमोलोगस कंपाउंड के बाद अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा वो तो हो गया था, सॉरी। इसके बाद है हमारा रिंग चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। बच्चों रिंग चेन आइसोमर ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर है जिसमें एक ओपन चेन होगा, एक क्लोज चेन होगा, ठीक है। तो लिखो इसमें सबसे पहले, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स in which those structural isomers in which one is open chain and another is closed chain, one is open chain another is closed chain, ब्रैकेट में लिख लो रिंग, क्लोज चेन किसको बोलते हैं, रिंग को, one is open chain another is closed chain, ब्रैकेट में रिंग, ब्रैकेट क्लोज,
अंडरलाइन कर लो ओपन चेन और क्लोज्ड चेन को। कितने एग्जांपल्स हो चुके थे लास्ट क्लास में? 28। आप मुझे बताओ, देखो इधर एक कंपाउंड ये लिया और एक ये लिया, बच्चों बताओ क्या ये ओपन चेन है, क्या ये क्लोज चेन है? तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसको रिंग चेन आइसोमर बोल सकता हूं? यस और नॉट? काहे का यस सर? अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन मैच करवाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बार बार बोलना पड़ेगा क्या मुझे? अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैच करवाओ भाई। क्या 3 कार्बन है? इधर भी 3 कार्बन है, लेकिन हमने हाइड्रोजन को मैच करवाने के लिए डीबी निकालना सीखा हुआ है। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? नो पाई बॉन्ड नो रिंग 0। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 रिंग, तो 1 डीबी। अगर डीबी मैच नहीं हो रहा है मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन की गड़बड़ है। तो इसके लिए क्या हम एक काम करें, यहां डबल बॉन्ड लगा दें। अब क्या डीबी मैच हो गया, कार्बन ऑलरेडी मैच्ड है, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बैलेंस हो जाएगा? अब ये रिंग चेन आइसोमर होंगे, इसलिए जल्दबाजी मत किया करो। इजी क्वेश्चंस में हमेशा जल्दबाजी ना करें, ठीक है? अब इसमें बहुत ज्यादा कोई और ज्यादा दम नहीं है, सीधा मैं आता हूं टॉटोमर पर। किस पर आ रहा हूं बच्चों? टॉटोमर्स पर। टॉटोमर्स अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। टॉटोमर्स का पूरा आपको नॉलेज होने के लिए जीओसी का नॉलेज होना जरूरी है, और जीओसी का नॉलेज हम कहां पढ़ेंगे? आफ्टर आइसोमेरिज्म। कहां पर पढ़ेंगे? तो अभी बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, लिखो पहले आप इसमें एक डेफिनेशन। those structural isomers which are in dynamic equilibrium, those structural isomers, those structural isomers which are in dynamic equilibrium, dynamic equilibrium, ठीक है? ब्रैकेट में लिख लो चाहो तो, क्या मतलब होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम का? इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर, इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। मतलब बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये इसमें जा सकता है वो इसमें आ सकता है, ठीक है? समझ में आ गई बात? ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब समझो, वैसे तो ये हम पूरा का पूरा कंटिन्यू करेंगे, 2 लेक्चर का टॉपिक होगा। कहां कंप्लीट करेंगे? आफ्टर जीओसी। लेकिन अभी फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको, आपसे कोई बोलता है बच्चों कि ये वाला कंपाउंड है, ठीक? तो अब ये वाले कंपाउंड की आपको टॉटोमर बनाना है। मैं आपको टॉटोमर ट्रिक सिखा रहा हूं बनाने की। बस आप क्या करो बच्चों, एक एच को अलग से लिख लो। अच्छा, ये जो कंपाउंड है इसको मैंने क्या किया, अल्फा कार्बन बोला है। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन याद है, मैं पहले ही बता चुका हूं, फंक्शनल रूप से जुड़े हुए कार्बन अल्फा अल्फा, उससे जुड़े हुए बीटा, फिर गामा। याद है? पढ़ा दिया था ना कॉमन नेम में। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को हमने अल्फा कार्बन कहा, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन कहा। क्या कहा? तो बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 6। कितने हैं? 6। आपने क्या किया बच्चों, ध्यान सुनना, ब्रेक द अल्फा सी एच बॉन्ड सच दैट H गेट्स पॉजिटिव, C गेट्स नेगेटिव। मतलब इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा कि यहां पर आ जाए प्लस, यहां आ जाए माइनस। ध्यान रखना, जब भी मैं इस तरह का फिश हुक एरो बनाता हूं, इसको फिश हुक एरो बोलते हैं ऐसे, मतलब मैंने बॉन्ड तोड़ दिया है प्लस और माइनस में। यहां तो आ गया है, जहां मैंने फिश हुक का एरो बनाया वहां नेगेटिव, दूसरी साइड पॉजिटिव, तो यानी मैंने स्प्लिट प्लस माइनस बना दिया है। मतलब H पर क्या आएगा? प्लस, B पर कार्बन पे क्या आएगा? माइनस। अब बताओ कार्बन पर माइनस ज्यादा स्टेबल होता है या ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर ज्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज हम शिफ्ट कर देंगे ऑक्सीजन पर। तो बताओ नेगेटिव के सामने इधर आया पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे? और ये नेगेटिव क्या ले लेगा? H प्लस।
ठीक, तो यहां पर क्या बन जाएगा समझना, यहां पर मैंने बोला CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, क्योंकि दोनों ही सेम है, ठीक है। यहां लिखो डबल बॉन्ड या लेफ्ट में लिखो, बात एक ही है भाई। इस H की जगह अगर ये वाला H उठाते तो फिर स्ट्रक्चर क्या बनता, ये वाला, ठीक है ना। तो आपने किया क्या, सुनो ध्यान से, अल्फा CH बॉन्ड को तोड़ा है बच्चों, इसमें H प्लस C माइनस में, पहले ये वाला तोड़ा, समझ लो पहले क्या किया, पहले मैंने ये किया 1 अल्फा CH बॉन्ड को तोड़ा H प्लस C माइनस में। अब मैंने माइनस के बाद इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया ऊपर की तरफ, तो यहां आया प्लस, यहां आया माइनस, प्लस के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि अगर इन दोनों को वापस जोड़ूंगा तो वापस बॉन्ड बन जाएगा ना। अब एक बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, तो एक और बॉन्ड बना दूंगा, डबल, नहीं आ रहा। अब यहां पर मैंने क्या किया, नेगेटिव आया, नेगेटिव को मैंने H प्लस दे दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, पहला बॉन्ड तो सिंगल ही होगा, सिंगल बॉन्ड बना दिया। इसको बोलते हैं बच्चों हम कीटो फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कीटो, और इसको बोलते हैं हम इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म कैसे बनती है, पहले अल्फा लिख सकते हो आप चाहो तो, अल्फा CH बॉन्ड तोड़ो, फिर ये वाला तोड़ो, फिर उसके बाद इसको H प्लस दे दो, ठीक है। तो पहले ट्रिक लिख लो आप इसको बनाने की, ब्रेक द अल्फा CH बॉन्ड, ब्रेक द, ऐसे लिखना, ब्रेक द अल्फा CH बॉन्ड, ऐसे लिखो, ब्रेक द अल्फा CH बॉन्ड इनटू, break the alpha CH bond into H plus and C minus। ये ट्रिक है बनाने की, break the alpha CH bond into H plus and C minus, C minus। Now shift the negative charge on oxygen, now shift the negative charge on ऑक्सीजन, मतलब अब नेगेटिव को हमने कहां शिफ्ट कर दिया, यहां पर लाने के बाद ऑक्सीजन पर। नाउ शिफ्ट द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, देन ऐड H प्लस देयर, मतलब ऑक्सीजन पर अब हम H प्लस ऐड कर देंगे। नाउ ऐड H प्लस ऑन ऑक्सीजन, नहीं, नाउ ऐड H प्लस देयर, नाउ ऐड H प्लस देयर, ठीक है। ये ट्रिक है, समझ में आ गई बात। आप जरा इसका बना के देख के बताओ मुझे, इसका कीटो फॉर्म में दे रहा हूं आपको, ये इनॉल फॉर्म बनाओ इसका, ऐसे इसका बनाओ, हो गया, बन रहा है क्या बच्चों, कैसे बनाओगे समझ में आया। सबसे पहले आप टैग कर लो अल्फा कार्बन क्या होता है, कीटोन से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा से जुड़े हुए बीटा, बीटा, फिर नीचे वाला गामा। हमें एक बाकी से मतलब नहीं है अभी फिलहाल, किससे मतलब है, अल्फा से। अल्फा H को अलग से लिख लो, इधर का या इधर का एक ही बात है। अब ब्रेक द अल्फा CH बॉन्ड सच दैट H गेट्स पॉजिटिव, C गेट्स नेगेटिव। इधर एरो का मतलब है आपने कार्बन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव बना दिया है। अब बच्चों नेगेटिव किस पर ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पर, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में यहां क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऊपर तोड़ा ना तो यहां पॉजिटिव आया, डबल बॉन्ड बन गया। और O माइनस को क्या दे दिया, H प्लस। इसकी जगह क्या बच्चों में ये भी बना सकता था, बात एक ही थी, एक मिनट, इसकी जगह क्या मैं ये भी बना सकता था, यहां पर डबल बॉन्ड बनाता, तो क्या ये एक ही बात होती, तो ये क्या कहलाती, इनॉल, और इसको क्या बोलते हैं,
कीटो, ये कीटो होती है क्योंकि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो कीटोन है, तो कीटो फॉर्म। और कीटो की फॉर्म ये इनॉल है, इनॉल कीटो में कन्वर्ट होती रहती है, इनॉल और कीटो इनॉल में जाता रहता है। मतलब एरो का मतलब है वो इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, दोनों बात एक ही है, दोनों इनॉल एक ही बनेगी। लेकिन क्या इसमें एक इनॉल बनेगी या दो? क्यों? क्योंकि आप यही प्रोसेस आप इधर करोगे, देखना इधर, तो यहां डबल बॉन्ड, और अगर इसकी जगह यहां करोगे तो, बोलो यार, तो कितनी इनॉल बन रही है, एक या दो? दो इनॉल, इधर टू इनॉल्स बन रही है। बच्चों इनॉल का मतलब होता है इन प्लस ऑल। इनॉल यानी देखो आप ध्यान से, इसको इनॉल क्यों बोलते हैं, एल्कीन का इन प्लस अल्कोहल का ऑल, इन प्लस ऑल इनॉल। और इसको क्या बोलते हैं हम? कीटो। अभी बस मैंने आपको हल्का फुल्का ये सिखा दिया है कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म कैसे बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे सर इनॉल को कीटो में कैसे बनाते हैं, अभी बताता हूं, उल्टा भी सोचो, उल्टा सोचना है आपको, मान लो, हाँ उल्टा कर दो पूरा प्रोसेस, जो पहले थर्ड ये वाला प्रोसेस था, देखो इधर, इसको ऐसे तोड़ दो, फिर इसको ऐसे तोड़ दो, और इसको ऐसे तोड़ दो, उल्टा कर दो। मतलब पहले H प्लस निकाल लो, फिर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड बना लो, फिर उसका नेगेटिव को ये दे दो। नहीं आया समझ में? देखना इधर, भाई बच्चा बोल सकता है ना कि इधर ये उधर जा रहा है तो वो इधर कैसे आ रहा है, तो कैसे आएगा, देखो इधर H प्लस निकालोगे, ऊपर क्या आएगा, माइनस, माइनस के सामने पाई बॉन्ड इधर तोड़ोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, तो ये वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो ना यार। अब बताओ कार्बन पर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव, उस नेगेटिव को वो H प्लस जो निकला था वो पॉजिटिव देकर यहाँ CH3 फिर से बना दिया, है ना। अगर अभी नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, अभी मैंने बस केवल हल्का सा आपको ये बताया कीटोइनॉल बनाते कैसे हैं। बाकी तो पूरा का पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से टॉटोमर्स होते हैं, कीटोइनॉल के अलावा भी होते हैं कि नहीं होते हैं, बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज में देखेंगे, कितने कोई टॉटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये सारे पॉइंट्स हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तो बस मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार टॉटोमर पूरा ही छुड़वा दिया सर ने, वरना पढ़ाना हम लोगों को जीओसी के बाद ही है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप? कोई डाउट नहीं है? अब एक बात मैं आपको और बता दूं, कई बार आपको ये कंफ्यूजन आती है कि सर कभी क्या कंफर्मेशन, कभी आप बोलते हो कि मेटामर को प्रायोरिटी देनी है, कभी आप बोलते हो इसको प्रायोरिटी देनी है, उसको प्रायोरिटी देनी है, तो सर क्या करना है? तो मैं आपको एक ऑर्डर लिखवा देता हूँ ट्रिक के फॉर्म में, कि वो ऑर्डर अगर आपको याद है तो आप उसके बेसिस पर मल्टी रिलेशनशिप में से कोई एक सिंगल रिलेशनशिप फाइनली डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें नोट डाल के, ठीक है बच्चों, ये प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले आपको देखना है रिंग चेन आइसोमर को, फिर उसके बाद आपको देखना है टॉटोमर को, फिर उसके बाद आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को, फिर उसके बाद आपको देखना है मेटामर को, फिर उसके बाद आपको देखना है चेन आइसोमर को, और लास्ट में आपको देखना है पोजीशन आइसोमर को। मतलब आपको देखना है RTF MCP, RTF MCP, याद रह जाएगा क्या? क्या बोला मैंने? दोबारा बोलो, फिर से बोलो। R फॉर रिंग चेन आइसोमर, T फॉर, F फॉर, M फॉर, C फॉर, P फॉर, पक्का। तो बच्चों आपको इस प्रायोरिटी में डिसाइड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कितने एग्जांपल किए थे, 32। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 33। मान लीजिए आपने क्या किया, इस कंपाउंड को देखा, ठीक, मान लीजिए आपने इस कंपाउंड को देखा, ठीक है,
तो ए बी और सी। चलो आप जैसे बच्चों बताओ, क्या यहां पर ये कीटोन है जबकि ये क्या है, साइक्लिक ईथर? क्या है ये, साइक्लिक ईथर है या नहीं है? आप बताओ कीटोन और साइक्लिक ईथर क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ गए ना, और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ गए तो मैं बोलूंगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या रिंग चेन भी होगा? क्योंकि एक है ओपन चेन, एक है क्लोज चेन। फंस जाएगी बात। अब बच्चा बोलता सर मैं तो एग्जाम में फंस गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो आप ये ट्रिक लगाओ, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो आप मुझे बताओ ये सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? बोलो यार सही है, क्योंकि रिंग चेन पहले आएगा या फंक्शनल ग्रुप? तो प्राइमरी आंसर रिंग चेन लगाना। समझ गए क्या? इसी तरह से मुझे बताओ, क्या ये बच्चों मेटामर है? साथ ही साथ आपको ये पोजिशनल आइसोमर भी नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखो इधर देखना, इस तरफ कीटोन के इस तरफ एक कार्बन, इधर 3 कार्बन, और इधर 2 कार्बन। तो हमने कहा ना बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट होता है तो क्या बोलते हैं, मेटामर। तो मेटामर बन गया। लेकिन क्या पोजीशन आइसोमर भी है? कौन सी पोजीशन आ रही है, 2। कौन सी पोजीशन आ रही है? तो बताओ क्या कीटोन की पोजीशन भी चेंज होगी? तो दोनों सही है। प्राइमरी आंसर कौन सा होगा? क्योंकि मेटामर पहले आ रहा है या पोजीशन? बोलो पक्का? ऐसे ही आप फंसते थे सर चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर में कंफ्यूजन आ जाए तो क्या सही होगा? तो मैंने बताया था ना चेन को प्रायोरिटी मिलेगी। हालांकि ध्यान रखना चेन कभी पोजीशन नहीं हो सकता। मतलब आपको दोनों की कंफ्यूजन लगे तो आंसर एक ही बनाना, मल्टीपल करेक्ट कभी नहीं होगा उसमें, वो लिख चुके हैं हम लोग। बोलो सही है क्या? ऐसे ही एक मैं आपको मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है ए बी सी में से सही रिलेशन या करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ए और बी आपके टॉटोमर है, ए और सी आपके टॉटोमर है, बी और सी आपके पोजिशनल आइसोमर है, और बी और ए और सी आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्या? अच्छा क्वेश्चन है, सारी कंफ्यूजन खत्म कर देगा और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। बताओ क्या पहला कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने टॉटोमर में कन्वर्ट करवाए थे? ये देख लो चाहो तो, ये देखो, क्या ये दोनों टॉटोमर है? तो ये तो कीटोइनॉल टॉटोमर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ए और बी तो सही है टॉटोमर। क्या बच्चों ए और सी में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? आप अल्फा देखो, इधर अल्फा कार्बन तो ये वाले होंगे ना, तो अल्फा एच को निकाल के ये बनेगा, ये कैसे बन जाएगा? तो जब कोई एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो टॉटोमर तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो होगा, क्योंकि ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान रखना, तो आप एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखो, टॉटोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर दोनों में फंक्शनल ग्रुप आपको अलग अलग मिलेंगे। क्या बोला मैंने? टॉटोमर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। जैसे देखो इसमें भी तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ कीटोन है, यहाँ एल्कीन अल्कोहल है। लेकिन टॉटोमर एक स्पेसिफिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है जो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किसमें रहते हैं? मतलब इंटरचेंज होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कभी इंटरचेंज नहीं होते हैं। जैसे कोई आपको बोले देखो इधर ETOH है और एक MEOME है, क्या ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, लेकिन टॉटोमर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शनल ग्रुप्स आर कैन नॉट इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर। इफ दे आर इंटर कन्वर्टिंग देन दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, देन दे आर टॉटोमर। नहीं है? कंफ्यूजन सारी दूर हो गई? तो ये आपके अगर इंटर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत आप फंक्शनल ग्रुप में डाल दो। अच्छा बी और सी तो पोजिशनल है, क्योंकि यह है साइक्लोहेक्स 1 इन 1 ऑल और ये साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, तो पोजिशनल है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट है क्या?
देख लो ना, यहाँ डबल बॉन्ड दूर चला गया तो पोजीशन चेंज हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, ACD। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन से भी अब आपकी सारी कंफ्यूजन और मल्टीपल टाइप की पॉसिबिलिटीज दिमाग में अच्छे से आ चुकी हैं? पक्का? बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन ही तो दे रहे हो सर, इतनी देर से क्या दे रहे हो? क्वेश्चन ही देता हूँ मैं ज्यादातर। मैं, मेरी आदत है, आपने नोटिस किया होगा, मैं भर भर के क्वेश्चन करवाता हूँ। बच्चे को इतना भर भर के क्वेश्चन करवा दो कि उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में ही फील आ जाए कि मेरे को तो आ गई। देखा ना आपने, मैं कितने सारे क्वेश्चंस क्यों करवा, और वैरायटी, ऐसा नहीं नंबर बस केवल बढ़ाने, पॉसिबिलिटी, एक तो या तो सिखाने के लिए या वेरिएशंस डालने के लिए। तो आप देखोगे, आपको पूरे साल भर आप नोटिस करोगे कि आरपी सर आपकी क्लास में अलग से रिवीजन क्लासेस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें पूरी सेशन के दौरान ही रिवीजन होता हुआ चलेगा। ये नोटिस करोगे आप मेरे साथ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पुरानी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके उसको नए टॉपिक से कंबाइन करता हूँ, और नए टॉपिक से कंबाइन करते तो अपने आप पुरानी टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे आपके। लेकिन आपको टाइम टू टाइम घर पर पढ़ के भी रखना है, ठीक है ना बच्चों? देखो एक क्वेश्चन, ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग। ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग। बोलना है क्या? यदि कोई स्टूडेंट जरूरी कारण से घर जाना चाहता है तो फ्लोर इंचार्ज से गेट पास लेकर ही जाए। यदि कोई स्टूडेंट को घर जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो वो फिर फ्लोर इंचार्ज से गेट पास बनवाएंगे, वरना नीचे उनको जाने नहीं देंगे। फ्लोर इंचार्ज मतलब जो यहाँ बैठते हैं, आपके जो मेन डेस्क लगी थी, जैसे यही है आपके, तो यही है, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया क्या बच्चों? ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग। एग्जाम्पल 1, ध्यान से देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनो। हाँ, C6H12, इसके साइक्लिक आइसोमर बनाओ। मतलब आप ध्यान रखना, कंडीशन जो दी है उसी कंडीशन में सोचो कि साइक्लिक मतलब केवल साइक्लिक ही बना के देखने हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, अब मैं आपको थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़वाऊंगा। कह रहे थे ना इस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्या करते थे सबसे पहले हम डीबी निकालते थे। बताओ डीबी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। डीबी निकालने का तरीका क्या रहता था बच्चों? या तो हम बोलते थे रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड, किसी कंपाउंड में कितने रिंग और कितने पाई बॉन्ड है, या फिर डीबी वैल्यू, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो फिर इससे निकालेंगे, C+1 माइनस H+X माइनस N/2। बोलो यस और नॉट? पहले से याद है आपको? अगर स्ट्रक्चर दिखेगा तो ऐसे कंपेयर करेंगे डीबी, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखेगा तो टोटल कार्बन +1 ना माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन। एक्स क्या है? हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। और क्या इसमें हमें ऑक्सीजन को इग्नोर करना है? इग्नोर ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये सब बातें हमने पहले की हुई है, और आपको मैं बीच बीच में और क्वेश्चंस के थ्रू वापस से रिकॉल करवाऊंगा। तो बनाओ, कितना आंसर आ रहा है? C6H12 1, कौन सा? तो क्या केवल 6 मेंबर रिंग ही बनेगी, 5 नहीं बन सकती? मैंने थोड़ी बोला साइक्लोहेक्सेन बनाओ, मैंने बोला साइक्लिक बनाओ। साइकिल तो कोई सी भी हो सकती है, 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग। हाँ, 2 मेंबर रिंग नहीं होती है, बना के देखो। 9। सेवन। फाइनल आंसर बोलो। बोलो।
आंसर है इसका 12। कितना? 12। इधर देखो सभी लोग, बोर्ड पर देखो, नोट भी करते हो चलना। क्या एक तो 6 मेंबर रिंग बना दूं? क्या 5 मेंबर रिंग बनाकर एक कार्बन लगा सकता हूं? क्योंकि 5 कार्बन और 6 चाहिए तो एक मिथाइल लगाना पड़ेगा। क्या बच्चों इसको छोटा कर सकते हैं और एक इथाइल भी लगा सकते हैं और 2 मिथाइल भी लगा सकते हैं? लॉजिक से सोचो, लॉजिक से। गलत हो रहा है होने दो, लेकिन सोचना लॉजिक से कि मेरे पास 4 कार्बन है तो 2 मिथाइल भी ले सकता हूं और एक इथाइल भी ले सकता हूं। अब इथाइल तो कहीं भी लगाओ, बात एक है, लेकिन मिथाइल में क्या अलग अलग पॉसिबिलिटी बन रही है? 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन? क्योंकि इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात एक ही है। इसी तरह से क्या 3 मेंबर रिंग बना लूं? अब बताओ 3 मेंबर रिंग में क्या एक तो पॉसिबिलिटी 6 कार्बन में, एक तो प्रोपाइल। अब प्रोपाइल भी 2 तरह के होते हैं, आपको याद हो, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ये वाला छोड़ा था आप लोगों ने? कितने बच्चों ने छोड़ दिया था ये? समझ में आ गई गलती? प्रोपाइल कितने तरीके होते हैं? 2। नॉर्मल प्रोपाइल कॉर्नर से जुड़े तो, आइसोप्रोपाइल बीच में जुड़े तो। ब्यूटाइल कितने तरीके होते हैं? याद है? अब सुनो, प्रोपाइल के बाद क्या एक इथाइल और एक मिथाइल भी ले सकते हैं? क्या इनकी पोजीशन को डिफरेंट कर सकते हैं? भाई ये तो है 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आ रही है फील? अब मुझे बताओ, क्या इसमें अपन दोनों 3 मिथाइल भी लगा सकते हैं क्या? क्या तीनों मिथाइल को एक कार्बन पे लगा सकता हूं? पाप, क्योंकि एक कार्बन पर 5 वैलेंसी, 2 इधर 3 इधर, तो क्या 2 को तो एक साथ लगा दूं, एक को अलग लगा दूं? तो 1,1,2 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और एक 1,2,3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या उसमें मैंने कोई कंडीशन दी है? फटाफट सोचो, टाइम घंटी बज गई क्या? तो फिर होमवर्क है, रुको और भी होमवर्क दे देता हूं। C10H14 के बेंजीनोइड बना के लाना, बेंजीनोइड ओनली। C5H8ClBr साइक्लोपेंटेन बना के लाना। कितने साइक्लोपेंटेन ओनली बनेंगे? इसी तरह से बना के लाना C3FClBr और I। होमवर्क है बच्चों ये। अगली क्लास में ना एल्काइन बनानी इसकी। थैंक यू सो मच।